शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8th। हम सिविक्स का 7 लेसन पढ़ रहे थे आदिवासियों के बारे में। ये देखिए, ये पर आदिवासी लेसन है, उसके बारे में पढ़े थे कि हास्यकरण की समझ क्या है। मैंने हास्यकरण के बारे में बताया था और किसके बारे में बताया था आपको कि आदिवासी किस तरह से हैं। तो आज पढ़ेंगे हम आदिवासी और उनके विकास, ठीक है, कि और उनकी छवियाँ क्या हैं। तो आदिवासी को हमने ज़्यादातर देखा है, टीवी पर देखा, अखबारों में देखा है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सिर पर मुकुट लगाए नाचते गाते दिखाई देते हैं, परंतु ये सब गलत है। उनका जीवन बहुत आकर्षक होता है, पुरानी किस्म का बिछड़ा हुआ होता है और उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते। ये सब कुछ गलत है। जो हमारे लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अश्के हैं, कोयले, हीरे, इमारती लकड़ियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, यहाँ तक कि पशु और स्वयं जानवर भी, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? जंगल से मिलते हैं। इसके अलावा जो जीवन में बढ़ते मेरे जंगल का बहुत योगदान रहता है। जो सारी नदियों का पानी है वो लगातार इन्हीं में से मिलता है। आखिर हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा किससे ढका हुआ है? जंगलों से ढका हुआ है, ठीक है। विशाल भूखंडों पर आदिवासियों के साथ हम आदिवासियों के पास क्या होता है? इन जंगलों में रहने के बाद उन पर बहुत भरपूर मात्रा में ज्ञान होता है। उन्हें ये पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, और ये क्योंकि वो हमेशा जंगलों के अंदर रहते हैं। बल्कि जो बहुत सारे राज्य हैं जो वन के लिए वो आदिवासियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो जो औपनिवेशिक शासन में से पहले क्या था कि आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर जीविका चलाते थे। कि वो क्या करते थे? जंगलों में रहते थे और क्या करते थे? शिकार खेलते थे और अपनी जीविका। फिर उन्होंने स्थानांतरित की खेती के साथ से लंबे समय तक काम किया। स्थानांतरित की खेती की भाई एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर खेती की जाती है, ठीक है। उससे क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने 200 सालों में आर्थिक बदलाव हुए। उन्होंने उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को क्या हुआ कि उद्योगों और घरों में नौकरी के लिए इनको धकेला जाने लगा, क्योंकि भाई व्यवसाय को बढ़ावा मिला। उससे क्या हुआ कि उधर इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए, लोहा प्राप्त करने के लिए, सोना और हीरे प्राप्त करने के लिए क्या हुआ? जंगलों पर गवर्नमेंट्स का जो है, सरकार का निर्भर हो गया। और औद्योगिक के लिए इनसे क्या हुआ? आदिवासियों से ये भूमि जो है छीनी जाने लगी। काफ़ी बार उनकी ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो उसमें क्या होता था? खनन के लिए, यानी कि खनन के लिए 50% से भी जो ज़्यादा आदिवासी लोग थे वो भी स्थापित कर दिए गए थे, यानी कि अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। उसमें जैसे उन किन क्षेत्रों में थे आदिवासी? जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में लोग जो थे विस्थापित। उनमें से जो 89% जो आदिवासी थे उनकी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी थी। यानी बांध बना दिए गए और बाद में क्या करा? उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। इसके अलावा जो 54% राष्ट्रीय पार्क बनाए गए जहाँ पर जानवरों को ठहराया गया। कुछ क्षेत्रफल में 1,09,652 वर्ग किलोमीटर में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मूल रूप से आदि निवासी निवास कर रहे हैं आज भी। अब उन्हें वहाँ से भी क्या कर दिया? उजाड़ दिया गया, ठीक है। उन्हें क्या कह दिया गया? घुसपैठियों का नाम दे दिया गया। किसको? आदिवासियों को, ठीक है। इस प्रकार जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया गया तो उनकी आमदनी के सारे स्रोत तो क्या खत्म हो गए और उनकी अपनी परंपरा रीति रिवाज भी गवा बैठे। उड़ीसा में जो परियोजना के कारण जो गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, ठीक है। आदिवासी बताते हैं उनके मकान छीन लिए गए, उनके जो मंदिर, कुएं, तालाब से सब उनके कब्जे में ले लिया गया, कुछ वहाँ के जो लॉर्ड्स थे। उसके बाद क्या था कि भाई आदिवासियों से इतनी उनका शिकार खेलने का अभाव हो गया उनको, ठीक है, क्योंकि वो पार्क बना दिए गए, वहाँ पे पशुओं को सुरक्षित रखा गया। अब बहुत सारे जो बच्चे थे उनके आदिवासियों के, वो एक तो कुपोषण का शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें भरपूर मात्रा में क्या नहीं मिल पाया? भोजन नहीं मिल पाया, और उनकी ज़मीनें उस तरह से काफ़ी मात्रा में उनसे छीन ली गई। समझ में आया? तो इस तरह से जो आदिवासी समुदायों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, और आज भी हैं पर बहुत ज़्यादा थोड़ी मात्रा में है। अब आता है कि अल्पसंख्यक हास्यकरण क्या है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि संख्या की दृष्टि से बाकी जो आबादी के मुकाबले थोड़े कम होते हैं। समझ में आया? अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इनमें न केवल सत्ता और संस्थान तक पहुँच के ऐसे मुद्दे होते हैं, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक जो आयाम होते हैं वैसा भी नहीं होता, ठीक है। बहुसंख्यक समुदायों में जैसे संस्कृत और सामाजिक और सरकार के व्यक्ति को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी सूरत में जैसे छोटा आकार की जो वो होते हैं साहित्य, वो हाशिए पर खिसकते चले जाते हैं, जो जिनकी संख्या कम होती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि मुसलमान और हास्यकरण। 2001 की जब जनगणना हुई थी तो भारत की आबादी में मुसलमानों की जो संख्या थी वो कितनी थी? केवल 13.4% थी, यानी कि 13.4% थी। उन्हें हाशिया समुदाय माना गया क्योंकि उनकी इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उनकी संख्या इतनी मानी गई थी। मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की ऐसी स्थिति है कि भाई
इस बात में ध्यान रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों में पिछड़े हुए थे, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और न्यायमूर्ति राजेंद्र उस्तर की अध्यक्षता में बनाई गई। भारत में जो मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हशीकरण का विस्तार में अध्ययन किया गया और ये बताया गया कि उदाहरण के लिए जैसे 7 से 16 साल की उम्र के जो मुस्लिम बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले जो है औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं, यानी कि उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, मुसलमानों के जो आर्थिक और सामाजिक हाशिकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के जो रीति रिवाज हैं, ठीक है, मुख्य धारा के व्यवहार को काफ़ी अलग हैं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज, टोपी का चलन आज भी दिखाई देता है। बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो इन निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण उन्हें अक्सर अलग नज़र से देखा जाता है, उनकी पहचान इनके वेशभूषा से दी जाती है। जैसे 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि भाई अंसारी परिवार जो था मुस्लिम वर्ग से था, पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, उनके मुस्लिम वर्ग होने के कारण उन्हें मकान किराए पर देने से मना कर दिया था ना। तो मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिकरण के कुछ स्थितियों में जिन इलाकों में पहले से रहते हुए हैं वहीं से निकलने लगे हैं, जिससे उनके अक्षर घेटोराइजेशन लगता जा रहा है। समझ में आ गया। इस अध्याय के उपरोक्त में जैसे कई बार हमने देखा है कि भाई भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कि इन अनुभवों से पता चला कि हाशिकरण की जली घटनाएं जिसमें निपटने की रणनीति है, क्योंकि औरतों को भी एक तरह से हाशिकरण पर रख जाते हैं, उनके अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने हम सरकार की जिम्मेदारी बनाती है। इनके बिना उसमें विविधता की रक्षा कर पाएंगे तो हमारे देश का एक अनूठी छटा होगी और समानता, यानी कि औरतों के साथ भी एक समानता जो है देखी जाए ताकि वो हाशिकरण पर ना मानी जाए। समझ में आ गया। अब जैसे इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि भाई जो समुदाय के हाशिए पर रह जाने वाले अलग अलग कारण हैं, प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस करता है। देखा कि भाई हमारे देश में कई और हाशिए समुदाय जैसे दलित लोग हैं, इस तरह का एक समुदाय में जैसे हाशिकरण कमज़ोर सामाजिक हैसियत से पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा और अन्य साधनों तक पहुँच के बराबर नहीं मिल पाती है ना, उन लोगों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती और बातों पर कई बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस लेसन में आपने इस तरह से हाशियकरण के बारे में पढ़ा कि हाशियकरण क्या है, जो उनको लोगों से अलग पाया जाता है। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाशियकरण से आप क्या समझते हैं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रही है। मैंने समझाया था कि भाई किस तरह से उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई है और उनको अब और कहीं काम करने के लिए होती है। और अल्पसंख्यक और हाशियकरण वाले हिस्सों को, जैसे अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम होती है, उनके बारे में और उनको किस तरह से सामाजिक सुरक्षा पहुँचाई जाए। तो ये अभ्यास के क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये साथ में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं।